So hey Balko, this is your biology teacher and I welcome you all on our channel Adu Passion. So here we have started the chapter number 10th, second term syllabus, class 12th biology subject. The chapter name is microbes in human welfare. ठीक है, इस चैप्टर में पर्टिकुलरली हमने बात करनी है कि माइक्रोब्स आपके कहाँ कहाँ यूज़फुल हैं या उनके क्या बेनिफिट्स हैं हमारी लाइफ के लिए, हमारे जो प्रोसेसेस हैं उनमें या किसी भी चीज़ में हमारे लिए क्या बेनिफिशियल हैं आपके माइक्रोब्स, उनकी बात हमने इस चैप्टर में करनी है, जिसमें हमने हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स में क्या क्या यूज़ हुआ है माइक्रोब्स का वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज का जो टॉपिक है बेटा वो है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। इंडस्ट्रीज़ में भी यूज़ किए जा रहे हैं आपके माइक्रोब्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। तो सबसे पहले तो वो आ जाएगा जिसका यूज़ की बात हमने करी थी, अल्कोहल है ना, लीकर, दारू की बात करते हैं। तो जैसे हमने लास्ट टाइम पे पढ़ा था, अच्छा पहले मैं बता देती हूँ इसमें हम कितने टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम लोग बात करेंगे किस किस के बारे में बात करेंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे फर्मेंटेड बेवरेजेस के बारे में। फर्मेंटेड बेवरेज, कोई भी ड्रिंक्स जो कि आपकी फर्मेंटेड करने के बाद आपको क्या है मिल रही हैं या आप कंज्यूम कर रहे हैं। टॉडी भी इसमें आती है, यू कैन कंसिडर टॉडी एज ए फर्मेंटेड बेवरेज, बट वो इंडस्ट्रियल इसलिए नहीं है क्योंकि इंडस्ट्रियल लेवल पे नहीं बनाई जा रही है। ठीक है, तो फर्मेंटेड बेवरेज में हम बात करेंगे कहाँ यूज़फुल है ये। उसके बाद हम बात करेंगे बेटा एंटीबायोटिक्स में। उसके बाद बेटा बात करेंगे हम कि जो माइक्रोब्स हैं उसमें आपके कहाँ बना रहे हैं, एसिड्स सॉरी केमिकल्स में। ठीक है, केमिकल्स, देन वी विल टॉक अबाउट एंजाइम्स। इसमें ऑर्गेनिक एसिड और नॉर्मल केमिकल अल्कोहल भी आ जाएगा। क्या आएगा बेटा, ऑर्गेनिक एसिड और अल्कोहल। ठीक है, इसमें हम बात करेंगे किसके बारे में, एंजाइम्स और बायोएक्टिव एजेंट्स या केमिकल्स। ठीक है, ये 4 या 5 आपके सब टॉपिक्स हैं जो इसमें इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स में आपके कवर होंगे। एक एक करके इनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं दारू। दारू फेवरेट है बच्चों का, फेवरेट बच्चों का नहीं, बड़े जो बच्चे बड़े हो जाते हैं, जो अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं, उनका फेवरेट। तो फर्मेंटेड बेवरेज क्या है बेटा, कोई भी ड्रिंक जो कि फर्मेंटेड है अदर देन योर वाटर। वाटर तो फर्मेंट नहीं करोगे ना तुम, कैसे करोगे वाटर फर्मेंट। तो ये क्या है, ड्रिंक है, ड्रिंक्स अदर देन वाटर विच इज प्रिपेयर्ड, विच ड्रिंक्स है ना विच आर प्रिपेयर्ड थ्रू फर्मेंटेशन, अब देखो फर्मेंटेशन से हो रही है, फर्मेंटेशन कर कौन रहा है, फर्मेंटेशन है क्या, फर्मेंटेशन इज अ काइंड ऑफ रेस्पिरेशन। कौन सा, एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन कौन करेगा, केमिकली ऐसे डाल दोगे तो कर लेगा, ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा। कौन सा ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होगा, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये जो ड्रिंक्स हैं बेटा, ठीक है, इनको बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एनारोबिक ऑर्गेनिज्म। और जो यहाँ पर आपके यूज़ होता है वो क्या होगा, ब्रीवर्स बोलेंगे उसे हम, ब्रीवर्स। और जो ऑर्गेनिज्म है बेटा वो है ईस्ट, द सेम ईस्ट विच वी आर यूजिंग इन बेकरी। आपके जितने भी बेकरी प्रोडक्ट बनाने के लिए हम जो ईस्ट का यूज़ कर रहे थे, सेम ईस्ट आपका यहाँ भी यूज़ होने वाला है, जिसका नाम है बेटा सैकेरोमाइसीस सेरेविसी। ठीक है, लर्न दिस नेम। तो ये ब्रूअर्स ईस्ट भी बोल सकते हैं, ब्रूअरी में आपके काम आ रहा है ना, तो उसके लिए यहाँ पर भी सेम ईस्ट का 2 तरह से नाम है। इस इंडस्ट्री में इसको ब्रूअर्स ईस्ट बोल रहे हैं, बेकरी इंडस्ट्रीज में आप उसको क्या बोल रहे हैं, बेकर्स ईस्ट बोल रहे हैं। ठीक है, तो फंगस है ये, एनारोबिक रेस्पिरेशन कर रहा है। अब जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है तो होता क्या बेटा, इसको चाहिए ग्लूकोज सोर्स, कार्बोहाइड्रेट चाहिए ना, ग्लूकोज को ये कन्वर्ट करेगा पहले किसमें कन्वर्ट करता है बेटा, आपके कन्वर्ट करता है पायरुवेट में। 10th में आपने ये चीज़ पढ़ी है ना, 10 स्टेप रिएक्शंस हैं ये, ग्लूकोज जिसमें फाइनली आपके टू पायरुवेट मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लाइकोलिसिस। इसको क्या बोलते हो, ग्लाइकोलाइसिस। ठीक है, पायरुवेट के बाद में आपके, ठीक है, ये भी आपके बेटा 11th में है,
रेस्पिरेशन चैप्टर में, वहाँ आपके साफ साफ एक रिएक्शन है जिसमें आपके पायरुवेट के बाद फर्दर फेट डिफाइंड हुआ है अकॉर्डिंग टू द सेलुलर नीड और आपकी कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्गेनिज्म की। जैसे और एरोबिक में जाएगा या एनारोबिक में जाएगा, सॉरी, उनके बेसिस पे आपकी क्लासिफिकेशन है। तो एक फर्मेंटेड आपका क्या है, रेस्पिरेशन है, फर्मेंटेशन, जिसमें आपका ऑर्गेनिज्म एनारोबिकली रेस्पायर कर रहा है। तो उसमें भी आपके पायरुवेट के बाद आपके दो फर्दर चेंजेस दिखाई देते हैं, जिसमें लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन है और दूसरा आपका क्या है जो मैं अभी बता रही हूँ वो। इसके बाद 2 स्टेप प्रोसेस होती है। पायरुवेट से बेटा आपका बनता है, क्या बनता है आपका, एसिटिल्डिहाइड, ठीक है, और यहाँ से रिलीज होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, देन आपको मिलता है क्या बेटा, क्या मिल रहा है आपको, इथेनॉल। तो आपको इस रिएक्शन में 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड इथेनॉल, ठीक है। तो इसको मैं सिंगल स्टेप में लिख दूं, चलेगा, समझ में आ गया। 2 स्टेप प्रोसेस है आफ्टर पायरुवेट ऑल्सो। तो यहाँ पर आपके क्या मिलता है आपको, इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, 2 मॉलिक्यूल्स मिल गए, ठीक है। आपको क्या चाहिए, दारू में क्या है, अल्कोहल, मिल गया अल्कोहल, ठीक है। तो ये चीज़ कौन कर रहा है, आपका सेकेरोमाइसिस सेरेवेसी, ये पूरी प्रोसेस, दैट्स दी फर्मेंटेशन। इसको बोलते हैं अल्कोहल फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन या एनारोबिक ऑर्गेनिज्म, ये समझ में आ गया। तो बेटा एक और लाइन है आपकी एनसीईआरटी में 11th चैप्टर में, एट 13% अल्कोहल, जब 13% पहुंचता है आपका अल्कोहल की कंसंट्रेशन, देन ईस्ट विल नॉट सर्वाइव, मतलब आपको जो दारू मिलेगी बेटा, डायरेक्टली आप जब इथेनॉल ये करवाने के बाद देखेंगे तो आपको 30% अल्कोहल मिलेगा उसमें। तो आपने देखा भी होगा बियर्स में 8 to 13% है, या वाइन में इससे ज़्यादा अल्कोहल नहीं होता, मतलब बहुत ज़्यादा नशा नहीं होता। क्यों, क्योंकि अल्कोहल नहीं बन रहा ज़्यादा। और क्यों, वाइन में, रम में, विस्की में ये जो परसेंट है वो बढ़ जाता है। कैसे, अभी हमने बताया कि आपके ईस्ट सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा, बेचारा दम घुट के मर जाएगा अगर कंसंट्रेशन अल्कोहल की 13% हो गई। तो ईस्ट विल नॉट सर्वाइव इन दैट मीडियम, देन हाउ विल दिस ईस्ट क्रिएट मोर इथेनॉल कंसंट्रेशन, कैसे करेगा, क्रिएट करेगा या प्रोड्यूस करेगा आपकी ज़्यादा कंसंट्रेशन। तो उसके लिए इंसान बड़ा चालाक है, यार इतने से तो कुछ हो नहीं रहा, जानते हो ना वो रिसेप्टर वाला, उसका आपकी क्या टॉलरेंस बढ़ा देता है। जितनी बार डोज लोगे, ये पढ़ के आए हम लोग लास्ट वाले चैप्टर में, जितना लेंगे आप टॉलरेंस बढ़ा देगा रिसेप्टर की। तो अपना तो काम होने का नहीं है, मेरा नहीं, मैं अपने आप को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ, अपन ऐसे बच्चे नहीं हैं, ये सब नहीं करते है ना, बच्चे मम्मी पापा को तो बच्चे ही है ना, तो अपन ऐसे इंसान नहीं है, ठीक है। तो 13% काम नहीं चल रहा उन लोगों को, अब बड़े दिक्कत में, क्या करा जाए। तो उसके लिए एक तरीका निकाला इंसानों ने कि भैया ऐसा करते हैं, डिस्टिलेशन करते हैं। डिस्टिलेशन से हम क्या करेंगे, जो वॉलेटाइल है उसको इवेपोरेट करेंगे, ठीक है, उड़ा, और उसको फिर कंडेंस कर लेंगे, तो हमको अल्कोहल मिल जाएगा, ज़्यादा कंसंट्रेशन में मिल जाएगा ना। तो डिस्टिलेशन के बाद में जो कंसंट्रेशन है अल्कोहल की, ठीक है, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज। समझ गए कैसे, वेपराइज करके कंडेंस कर लेंगे तो आपको अल्कोहल की कंसंट्रेशन इंक्रीज्ड मिल जाएगी। तो डिस्टिलेशन के बाद जो आपको मिलते हैं बेटा, जो आपको दारू मिलती है, उनके जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या होते हैं आपके, विस्की, रम, ब्रांडी एटसेट्रा। तो ये आपको कहाँ मिल रहे हैं, जब हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं। तो इन लीकर में कंसंट्रेशन ऑफ अल्कोहल इज क्या होगी, ग्रेटर देन 30%, 30%, 13% से ज़्यादा अल्कोहल की कंसंट्रेशन मिल जाएगी। विस्की में आई गेस 70 to 80% होती है अल्कोहल शायद, ठीक है। तो ये हो गया आपका विदाउट डिस्टिलेशन, ये क्या है, विद डिस्टिलेशन।
सोर्स अलग होती है बेटा। जैसे आपके व्हीट विस्की के लिए नॉर्मली आपको क्या चाहिए होता है, जो सीरियल्स होते हैं जिसमें माल्टोज है, माल्टोज कंटेनिंग सीरियल्स जो है उनसे विस्की बनाई जाती है। बाकी आपके क्या है, जूसेस से बनाई जाती है, रम ब्रांडी, ठीक है। यहाँ पर आपके आ जाता है कुछ लीकर आपके जो है दारू विदाउट डिस्टिलेशन बन रही है। अब बेटा डिस्टिलेशन नहीं है तो उसके कंसंट्रेशन क्या होगा, जो अल्कोहल का कंटेंट है उस पर्टिकुलर ड्रिंक में वो क्या होगा, कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं ईस्ट की इस दुर्घटना में मृत्यु हो गई है ना। अब ईस्ट नहीं रहा तो जितना बना है बेटा उसी से काम चलाएंगे। क्या है आपके एग्जाम्पल, क्या ले लें इसमें हम, पहले बता दें जी। अल्कोहल का कंसंट्रेशन जो है, अल्कोहल की इस ड्रिंक में कंसंट्रेशन जो है बेटा वो क्या हो जाएगी, लेस देन 13 इक्वल्स टू एंड लेस देन 13% बिकॉज ऑफ दिस रीजन, ठीक है। इसमें एग्जाम्पल क्या आएंगे बेटा, आपके वाइन देखा होगा ना, बड़े अमीर लोग ऐसे लेते हैं, नहीं उसको नीचे से पकड़ा जाता है, ठीक है। उसके बाद स्मेल की जाती है, उसके बाद पीने के बाद मतलब पता नहीं क्या मज़ा आता है ऐसे करके। मैंने तो पी नहीं है कभी भाई, पता नहीं क्या मज़ा आता होगा। हाँ, बियर की स्मेल मैंने की है, बहुत गंदी होती है, बियर की भी बड़ी गंदी होती है, तो अपने बस की हुई नहीं पीना। तो वाइन एंड बियर, तो ये तो अपने बस की है नहीं, चाहे 13% हो या ज़्यादा % हो, अपन ये सब नहीं करते। लेकिन आपको समझ में आ गया कि हो कैसे रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ी कैसे, क्योंकि हमने डिस्टिलेशन की प्रोसेस कर दी। अगर हम डिस्टिलेशन नहीं करेंगे तो उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन आपको मिलेगी ही नहीं ड्रिंक्स में। अल्कोहलिक या फर्मेंटेड ड्रिंक्स में आपको अल्कोहल की कंसंट्रेशन 13 से ज़्यादा क्यों नहीं मिलेगी, उसका रीज़न वहाँ लिख रखा है। तो ये हो गई बेटा सारी बातें फर्मेंटेड बेवरेजेस की। एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व है यहाँ पर। अब आगे जल्दी से हम लोग बढ़ते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, एंटीबायोटिक्स के बारे में, है ना। तो वो देख लेते हैं, वो थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बाकी इतना ज़्यादा नहीं है। तो लेट मी रब दिस, उसके बाद देखते हैं। तो अब क्या देखेंगे बेटा, कहाँ देखेंगे, क्या देखेंगे, इंडस्ट्रियल देख रहे थे ना, हाँ एंटीबायोटिक। नाउ विल बी टॉकिंग अबाउट एंटीबायोटिक्स। अब देखो एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या है। आंटी आप जानते हैं, आंटी अच्छा, हमारे यहाँ ना एक कॉलोनी में बच्ची हुआ करती थी हमारे पड़ोस में, तो वो आंटी को ना आंटी बोलती थी, पता नहीं क्यों। तो जब वो शिकायत करती थी ना बड़ा मज़ा आता था, जब आती थी घर पे तो आंटी देख लो। मेरा भाई बड़ा चंचल है, थोड़ा नॉटी नहीं, अब तो बड़ा हो गया, उसको नॉटी नहीं बोलते, शैतानी बोलते। नॉटी तो घर वालों के लिए होते हैं ना, शैतानी है वो। तो वो शैतानियाँ करता था, बहुत परेशान करता था सब बच्चों को। तो वो आती थी और आवाज़ लगाती थी आंटी। भाई जो हंसी आती थी ना, पहले तो ये सोचते ये बोलती क्यों है। उसको बिठा कर कई बार बोला है, देखिए आंटी नहीं होता, उसको आंटी कहते हैं, है ना। आंट बोलो, आंटी क्या होता है, आंटी तो ये होता है अगेंस्ट, तुम अगेंस्ट जा रही हो। तो पता नहीं मैंने ये क्यों सुना है यहाँ पर, रिलेवेंट नहीं है, फिर भी कोई बात नहीं। तो एंटी का मतलब क्या है बेटा, अगेंस्ट, ठीक है। बायोटिक्स का मतलब क्या है बेटा, लाइफ, मतलब क्या, हम लाइफ के अगेंस्ट जाएंगे, ये कैसे माइक्रोब्स हमारा बेनिफिशियल होगा। तो बेटा ये जो है ना अगेंस्ट लाइफ, इट इज़ फॉर दी और रिगार्डिंग पैथोजन या रिगार्डिंग पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट की बात हो रही है ये, ठीक है। जो पैथोजन है, जो डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है, उनको किल करेगी, ये जो दवाई है वो उनको किल करेगी। अब बेटा ये नाम रखा गया इसी बेसिस पे, क्यों रखा गया, देखो इसकी डिस्कवरी भी बड़ी अच्छी सी हुई, एक भाग्य से हुई, मतलब इसकी डिस्कवरी कर नहीं रहे थे पर भाग्य से हुई। जैसे आपके साइंटिस्ट हो ना, थोड़े से कुछ भी दिखता है उनको, कचरे में भी कुछ दिख गया है ना, उससे कर ली डिस्कवरी। तो ऐसी जो भाग्य से डिस्कवरी होती है, जो होने के लिए उनका कोई रिसर्च नहीं चल रही थी, उनको बोलते हैं सेरेंडिपिटी डिस्कवरीज। डिस्कवरी कौन सी डिस्कवरी, एंटीबायोटिक की। ठीक है, एंटीबायोटिक ऐसे भाग्य से एवं ही हो गया डिस्कवर। अब हुआ कैसे, सुनो, आओ सुनाएं कहानी, नानी माँ बनते हैं आज हम। बहुत समय पहले की बात थी, एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ठीक है, बढ़िया से काम कर रहे थे। किस पे काम कर रहे थे, बैक्टीरिया पे।
इज वर्किंग विद अ बैक्टीरिया। किसके, कौन सा बैक्टीरिया बेटा? स्टेफिलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस, स्टेफाइलोकोकस क्या था? बैक्टीरिया। ठीक है, इसके ऊपर वर्क कर रहे थे। अब बेटा जब ना आप प्लेटिंग करते हैं या फिर कल्चर करते हैं तो उसमें ना कंटामिनेशन आ जाता है कई बार। कंटामिनेशन, अच्छा जो एनसीईआरटी का ना पेज है आपके, सेकंड पेज आई गेस, जिसमें आपके डायग्राम्स हैं वो ज़रूर देखने हैं आपने, उसको इग्नोर मत करना। देखो एनसीईआरटी जो भी देती है, तो सीबीएसई एनसीईआरटी बहने बहने हैं, वो बोलती है जो एनसीईआरटी ने मेरी कहानी सुना दी, जो तुम्हें दिखा दिया, मैं कहीं से कुछ भी पूछ सकती हूँ। तो वो डायग्राम्स जो हैं वो प्लेट्स दिखा रखी हैं आपके, रॉड शेप बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्लासिफिकेशन आपको याद होगा अकॉर्डिंग टू द शेप के बेस्ड पे जो आपकी क्लासिफिकेशन है, जैसे बेसिलाई और क्या है, विब्रियो है, और कॉमा शेप जो होते हैं, रॉड शेप बैक्टीरिया को बेसिलस बोलते हैं, कोकस बोलते हैं, स्फेरिकल है, या फिर आपके जो स्पायरलम है या स्पायरल शेप्ड हैं उनको स्पायरलम कहते हैं। तो ये कैटेगरीज थी, उन पे आपने देखा होगा वहाँ पर जो डायग्राम्स हैं वो रॉड शेप बैक्टीरिया है, फिर कोकस भी है, तो इनके डायग्राम आपको याद रखने हैं। दूसरी साइड में आपके वायरस के दे रखे हैं, बैक्टीरियोफेज दे रखा है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया को भी याद रख, वायरसेस को भी देखना है, उनका डायग्राम किसका किस चीज़ के लिए है। और उसके नीचे आपके प्लेटिंग दे रखी है ना, प्लेट्स दे रखी हैं, उसमें आपने देखा गोल गोल सी प्लेट है, ठीक है, प्लेट होती है, ठीक है। अब ये प्लेट क्या होती है ना बेटा, इसमें ना आपके क्या हो रखे हैं, कल्चर कर रखा है, बैक्टीरिया का कल्चर आपका क्या है, वाइट कलर के ऐसे ऐसे पैचेस हैं, ये क्या होते हैं ना, बैक्टीरियल क्या है, कॉलोनीज हैं। वैसे तो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, इन छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म को नहीं देख सकते, लेकिन क्या है, ये कॉलोनीज में आपके कल्चर हो रहे हैं, कॉलोनीज बना रहे हैं। कॉलोनी मतलब ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया यहाँ प्रेजेंट है, तो वहाँ आप उन कॉलोनीज को देख सकते हैं, जिसमें आपने वहाँ पर भी आपने डायग्राम देख रखा है या दिया है आपके एनसीईआरटी ने। तो ये क्या है, बैक्टीरियल कॉलोनीज हैं, बैक्टीरियल कॉलोनीज। अब ऐसे ही एक प्लेट में इनकी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने देखा कि कंटामिनेशन हो गया। नॉर्मली आप लोग वर्क करेंगे तो ना इतना ज़्यादा गौर से नहीं देखते, काफ़ी सारे जो बच्चे रिसर्च करने जाते हैं, बड़े लोग तो देखेंगे बेटा, जो पीएचडी कर रहे हैं वो अलग बात रही, छोटे लोग डिसर्टेशन वर्क कर रहे हैं, समर कैंप्स कर रहे हैं, उसमें आप लोग इतना ध्यान नहीं देते। क्या हो गया, कंटैमिनेशन हो गया। कंटैमिनेशन मतलब ग्रो कर रहे हैं बैक्टीरिया, कुछ और ग्रो कर जाए, दैट इज कंटैमिनेशन। जो आपने डिजायरेबल ग्रोथ करना चाह रहे हैं किस पर्टिकुलर स्पीशीज की, उसके अलावा कोई और ग्रो हो जाए या ग्रोथ हो जाए किसी और की, तो उसको आप कंटैमिनेशन बोलते हैं। तो कंटैमिनेशन हो गया। कंटैमिनेशन किसका हुआ, आपकी बड़ी सी कॉलोनीज आ गई, ठीक है, और इन्होंने गौर किया कि जहां वो कॉलोनी थी, ठीक है, जहां आपके जो कंटैमिनेशन हुआ था उसके आसपास बैक्टीरियल की ग्रोथ नहीं हुई। इस एरिया में क्या है, नो बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब ये क्या, ऐसे कुछ कब वो आ गए डाकू डकैत वकैत आ गए, बैठ गए, तो आसपास कोई घूम ही नहीं रहा, वही है, तो ग्रो ही नहीं कर रहे बैक्टीरिया, उसके आसपास ग्रो नहीं कर रहे। ये एरिया क्या है, यहाँ पर कोई बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हुई। तो उन्होंने कहा यार कुछ तो है ऐसा जो ये रिलीज कर रहा है। क्या कर रहा है, ये रिलीज कर रहा है, जिसने बैक्टीरिया को ग्रो करने यहाँ पर नहीं दिया। वो केमिकल क्या है और ये ऑर्गेनिज्म क्या है। इस वजह से उन्होंने क्या निकाला, आपके जो ऑर्गेनिज्म था, ये जो ग्रो हुआ था, कंटामिनेशन था बेटा, वो था फंगल स्पीशीज, कोई फंगल ऑर्गेनिज्म या फंगल स्पीशीज। कौन सी स्पीशीज थी, उसका नाम था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। उसने जो रिलीज करा, जो केमिकल रिलीज करा था, रिलीजिंग केमिकल विच inhibits the growth of bacteria, उसको क्या कहा गया बेटा, पेनिसिलिन। सो क्या नाम रखा गया, पेनिसिलिन। पेनिसिलियम नोटेटम आपका फंगस था जिसने रिलीज कर रहा था एक केमिकल जिसका नाम रखा गया पेनिसिलिन, आपका एंटीबायोटिक का, और उसको बोला गया एंटीबायोटिक। किस सेंस में, पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या बैक्टीरियल ग्रोथ या जो भी ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं आपके, उनको ग्रोथ को रोकने के लिए। समझ में आ गया आपका, इन्होंने डिस्कवरी कैसे करी, ठीक है। तो फर्स्ट डिस्कवर्ड दी एंटीबायोटिक
कॉल्ड पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या है? नाम है एंटीबायोटिक का। जो इन्होंने खोजी थी बेटा वो थी पेनिसिलियम नोटाटम। इस वाले ऑर्गेनिज्म में ये निकाल रहे थे। अब ये क्या है ना, बड़ा नाटक करता है। नोटाटम नाटक करने वाला था, बोला मैं नहीं करूँगा ज़्यादा, मुझे खाते रहो और प्रोडक्शन कम कर रहा है ना। नाटक बहुत है ना नोटाटम के। नो 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 टैंट्रम्स, नो टैंट्रम्स, नो टैंट्रम्स नहीं, टैंट्रम्स बहुत हैं। तो वो क्या कर रहा है? नो, आई विल नॉट प्रिपेयर दैट मच अल्कोहल। अल्कोहल ही तो कर रहा है, नहीं सॉरी एंटीबायोटिक। आई एम नॉट गोइंग टू प्रोड्यूस दैट मच एंटीबायोटिक, मैं नहीं कर रहा। तो इतना नाटक देखते हुए जो आपकी इंडस्ट्रीज़ हैं उन्होंने कहा इसको यूज़ नहीं करेंगे हम। तो हम किसको करेंगे? अब एक और स्पीशीज़ थी जो रो रही थी बेचारी। वो कह रही है मेरे को काम नहीं मिल रहा, वो शिट, मैं क्या करूँ, कैसे जीऊँगी ज़िंदगी में। तो बेचारे रोते हुए को सहारा दिया आपकी इंडस्ट्रीज़ ने। तो कॉमर्शियली जो ऑर्गेनिज्म यूज़ हो रहा है, कॉमर्शियली यूज्ड स्पीशीज़ फॉर प्रोड्यूसिंग पेनिसिलिन। कौन है बेटा वो? पेनिसिलियम क्राइजोजेनम। इसको सही से लिखें, राइटिंग क्राइजोजेनम, ठीक है, क्राइजोजेनम। अब बेचारा ये अटक गया यहाँ पर। अब इसका बड़ा सही से इस्तेमाल हो रहा है। ये बेचारा इस चक्कर में आया था कि कहीं बेचारा रो रहा है और आके भी रो रहा है। क्यों? क्योंकि इसको बिकॉज इसकी प्रोडक्शन रेट ज़्यादा है तो उसका इस्तेमाल भी बहुत हो रहा है। तो ये वही है ना, कुछ जगह पे क्या होता है ना, लोग चाहते हैं कि ये बंदा, ये एम्प्लॉय मेरा काम बहुत करे पर रिटर्न में नहीं देना उसको, मतलब ये तो देंगे ही नहीं, इज्जत भी नहीं देते, है ना। एक पर्टिकुलर टाइम से बेइज्जत किया जाता है। यही हो रहा है सब जगह। तो ये नहीं होना चाहिए, है ना। कोई अगर आपके लिए दिल से काम करो उसे रुलाओ मत रुलाओ, ठीक है। ईश्वर देख रहा है सब कुछ, मत रुलाओ। फिर ना वो ये निकलते हैं, कोई तो होएगा जो समझेगा, ठीक है। तो जो क्या पार्ट, ये समझ आया आपको? देखो डिस्कवरी तो कर दी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, लेकिन क्या था, दो और साइंटिस्ट थे, चेन एंड फ्लोरे, ठीक है। उन्होंने क्या बताया कि देखो ऐसा है कि जो ये ऑर्गेनिज्म है इसका ना हम कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। ये रोक रहा है ग्रोथ को, किसके? बैक्टीरियल ग्रोथ को रोक रहा है। तो हम क्यों ना इसको यूज़ करें। जो चोट लग जाती है हमारी स्किन में, वुंड हुआ, ठीक है, चोट लगी, तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस क्या है? हमारी स्किन है ना। अब ये स्किन अगर डैमेज हुई है बेटा, तो बैक्टीरिया कहते हैं आओ, अपने दोस्तों से खुद भी लेट्स डू समथिंग, चलो एंटर करते हैं बॉडी में एंड मेक आउट करते हैं, रिप्रोड्यूस करेंगे। फिर वो एक से ज़्यादा होंगे, इन्फेक्शन देंगे आपको, उनको वहीं रोक देंगे। ये रोक देंगे ना ग्रोथ, तो हम क्या इनका इस्तेमाल नहीं कर सकते, इनको यूज़ नहीं कर सकते क्या वुंड में, उनकी हीलिंग में? तो यही किया गया। और ये बात जो हमें बताई, या फिर इसका जो फुल पोटेंशियल हमने डिस्कवर किया, वो दिया चेन एंड फ्लोरे डिस्कवर्ड द फुल पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक, कि क्या क्या कर सकता है आपका एंटीबायोटिक, पोटेंशियल ऑफ एंटीबायोटिक। ठीक है, एंटीबायोटिक्स का फुल पोटेंशियल किसने दिया? इन दोनों ने बात की उसके बारे में। तो उसका मतलब क्या था, जो वर्ल्ड वॉर सेकेंड में थे वहाँ पर यूज़ किया गया, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स टू ट्रीट द वुंड्स ऑफ अमेरिकन सोल्जर्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर सेकेंड, ठीक है। तब ये यूज़ किया गया और इस वजह से बड़ी क्या कहते हैं उसको, सम्मान मिला आपके। ये डिस्कवरी बड़ी इंपॉर्टेंट है ना, है इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो यहाँ पर आपके सोल्जर्स को बचा लिया जा रहा है, वरना तो इन्फेक्शन की वजह से डेथ हो जाएगी, ठीक है। वहाँ बहुत बड़ी चीज़ है ये चीज़। और किसी भी ह्यूमन वेलफेयर में आप कोई बड़ी रिसर्च करते हैं, कुछ डिस्कवर करते हैं, भले वो साइंटिफिक हो या फिर आपके इकोनॉमी से रिलेटेड हो, तो उन लोगों को या पीस से रिलेटेड हो, उन लोगों को क्या मिलता है बेटा? नोबेल प्राइज़ मिल जाता,
अरे क्या बोल रही हूँ मैं, दिया जाता है। ठीक है, नोबेल प्राइज़ किस लिए दिया जाता है कि कोई भी आपने एफर्ट्स ऐसे लगाए जिससे ह्यूमंस के लाइफ पर कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट या पॉजिटिव इफेक्ट पड़े या फ़ायदा हो वेलफेयर के लिए, तो उनको क्या मिला जाता है, नोबेल प्राइज़। तो क्या ये लोग इस लायक नहीं है कि इनको नोबेल प्राइज़ दिया जाए, तो दिया गया। ठीक है, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को, चेन को एंड फ्लोरे को क्या दिया गया बेटा, नोबेल प्राइज। ठीक है, कब दिया गया, इन 1945। ठीक है, एक बार डेट देख लेना, याद नहीं रहती मुझे। 1945 में इनको क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला इन तीनों को फॉर दिस वैल्यूबल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिस्कवरी के लिए। ये तो हो गई बेटा छोटी मोटी बातें जो कि डिस्कवरी के ऊपर थी, जिसमें हमने सिर्फ ये देखा कि पेनिसिलिन कहाँ से बना, पेनिसिलिन नोटेटम। अब इसे डिलीट बोल रहा हूँ, इसको रब करती हूँ और मैं ये बात बताती हूँ कि बेटा इसके अलावा भी आपके एनसीईआरटी ने बहुत चालाकी से कुछ नाम दिए गए हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो जरा इसको रब करती हूँ, फिर मैं यहाँ से लाइन से देखते हैं हम किसके बारे में बात की है आपके, किसने, एनसीईआरटी ने। तो यहाँ तक समझ में आया होगा आई होप। तो क्या करते हैं, इसको डिलीट या रब करते हैं। ठीक है, और यहाँ मैं नाम बताती हूँ अदर एंटीबायोटिक्स के भी। ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बारे में बड़ी राम गाथा या गाथा लिख रखी है एनसीईआरटी ने, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। पहला क्या हमने किसकी बात कर ली, पेनिसिलिन। ये एंटीबायोटिक है, ऑब्टेन्ड हो रहा है बेटा किससे, ऑब्टेन्ड बाय पेनिसिलियम नोटेटम और पेनिसिलियम क्राइजोजेनम। पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, सो ये ऑब्टेन कहाँ से हो रहा है, इनसे। और ये दोनों क्या है बेटा, फंगस है, फंगाई। ठीक है, ठीक है। अब देखो एनसीईआरटी बोलती है कि बताइए प्लेग में कौन सी एंटीबायोटिक यूज होती है, इसको देख लेते हैं। ये बैक्टीरियल डिसीज है ना, ये सीनिया से हो रही थी, इसके बारे में बात की थी फर्स्ट, जो पहला हमने चैप्टर किया था इम्यूनिटी वाला। इसकी एंटीबायोटिक कौन सी यूज हो रही है, या वुपिंग कफ, वुपिंग कफ जिसको काली खांसी भी बोल रहे हैं, डिप्थेरिया, और बेटा किसकी बात की है, लेप्रोसी की। तो उसका नाम क्या है बेटा, स्ट्रेप्टोमाइसिन, जो आपको प्रिस्क्राइब की जाती है, दैट इज स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन क्या है, एंटीबायोटिक है ये। ठीक है, किससे ऑब्टेन्ड होती है बेटा, ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे ऑब्टेन्ड हो रही है, आपकी बैक्टीरियल एक आपकी स्पीशीज है जिसका नाम है स्ट्रेप्टोमाइसीस, स्ट्रेप्टोमाइसीस ग्रेसियस। ठीक है, ये आपके क्या है, बैक्टीरिया है, सॉइल बैक्टीरिया, ये कॉज कर रहा है। दूसरा आपके वूपिंग कफ, काली खांसी, उसके लिए आपको एरिथ्रोमाइसिन दी जाती है। क्या दी जाती है बेटा, एरिथ्रोमाइसिन। That is the antibiotic and it is obtained from again a species of Streptomyces, obtained from the bacterial strain which is called as Streptomyces erythraeus, Streptomyces erythraeus। ठीक है, that's also a bacteria। नाउ डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में बेटा जो एंटीबायोटिक काम आती है दैट्स एरिथ्रोमाइसिन और एंड पेनिसिलिन। ठीक है, ये दो एंटीबायोटिक हैं आपकी जो कि आपके डिप्थेरिया में आपको दी जाती हैं, प्रिस्क्राइब की जाती हैं। लेप्रोसी, कुष्ठ रोग जो होता है, इसके लिए जो आपकी क्या है एंटीबायोटिक है बेटा, वो है रिफैम्पसिन, रिफैम्पसिन। ठीक है, कुछ गलत लग रहा है मुझे, पी आएगा और
रिफैम्प, रिफैम्पसिन, ठीक है, obtained from किससे ऑब्टेन की जा रही बेटा ये? अमाइलो इसका नाम भूल जाती हूँ मैं, एमाइकोलेप्टोसिस रिफैम्सिनिका, ठीक है, दैट्स द नेम ऑफ द ऑर्गेनिज्म जो कि आपके रिफैम्पसिन नाम की एंटीबायोटिक को क्या कर रही है, ऑब्टेन या प्रोड्यूस कर रही है। सो दीज आर द नेम ऑफ द एंटीबायोटिक्स, और ये ऑर्गेनिज्म के नाम है जिनसे ये प्रोड्यूस की जा रही हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, एनसीईआरटी में आपने देखा होगा लास्ट जो ये टॉपिक है इसका एंटीबायोटिक्स का, उसमें लास्ट में मेंशन्ड है इन डिजीज के बारे में, ठीक है। ये हो गया आपका एंटीबायोटिक्स के बारे में। ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात कर लेते हैं, इसको रब करती हूँ मैं, और फटाफट से ऑर्गेनिक एसिड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक एसिड्स हैं जो ये बना रहे हैं, ठीक है। सो लेट मी रब दिस। ओके बेटा, आप देख लेते हैं जो केमिकल्स हैं वो क्या बना रहे हैं आपके माइक्रोब्स जो इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं फॉर द ऑर्गेनिक एसिड्स, ऑर्गेनिक एसिड्स और अदर केमिकल्स। तो एनसीईआरटी बात करती है बेटा आपसे आपकी सिट्रिक एसिड के बारे में, आपके एसिटिक एसिड के बारे में, ब्यूटारिक एसिड के बारे में, आपके लैक्टिक एसिड के बारे में, आपके इथेनॉल के बारे में। ये आपके क्या हैं, केमिकल्स हैं। ये कुछ माइक्रोब्स जो हैं वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन माइक्रोब्स का नाम याद रखना है आपको। ये जो कर रहा है बेटा वो है फंगस, एस्परजिलस नाइजर, जो आपने प्याज में अपने और या गार्लिक होता है ब्लैक सा देखा नहीं है, फंगस सा कुछ आपके स्पोरी सा कुछ आपका होने लगता है ना काफ़ी टाइम हो जाए तो वो यही है बेटा, एस्परजिलस नाइजर, दैट्स अ फंगस। ये बेटा क्या प्रोड्यूस कर रहा है, सिट्रिक एसिड, ठीक है। एसिडिक एसिड एसिटोबैक्टर एसिटाई, दैट्स द बैक्टीरिया। ब्यूटारिक एसिड क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटारिकम, ये आपको पता है। लैक्टिक एसिड कौन करता है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जिसका एग्जांपल है आपके पास लैक्टोबैसिलस, दही जिससे बना रहे थे ना, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। फिर है इथेनॉल। इथेनॉल किससे बना रहे हैं बेटा, ब्रूअर्स ईस्ट जो है आपकी या फिर आपकी बेकर्स ईस्ट है, दैट्स द माइक्रो विच इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ इथेनॉल। क्या नाम है उसका बेटा, सेकेरोमाइसीस सेरीविसी, ठीक है, सेकेरोमाइसिस सेरीविसी। ये ऑर्गेनिज्म हो गए बेटा, ये जो कुछ और एसिड्स या फिर आपके केमिकल्स को प्रोड्यूस करने के लिए यूज हो रहे हैं, ठीक है। इसके बाद आपके 2 टॉपिक और हैं, बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा तो यहाँ पर मैं एंड करूँगी आज का लेक्चर, और एंजाइम्स और जो बायोएक्टिव एजेंट्स हैं उनको मैं एक और लेक्चर में कवर कर लूँगी, ठीक है। ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ये बहुत ज़्यादा लेक्चर्स नहीं होंगे इस चैप्टर के, बायोटेक्नोलॉजी स्टार्ट करेंगे फिर जल्दी से हम लोग। तो यहाँ पर एंड करती हूँ मैं लेक्चर अपना, और आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। और जितने भी नेम्स थे ना बेटा वो डेली का लर्न करो, क्यों, क्योंकि ये सब नाम आप याद करने में ना थोड़ा टाइम लगेगा, टाइम टेकिंग है। अभी याद कर लोगे तो बाद में रिवीजन में आपको टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बच्चे बोलेंगे अभी करें फिर भूल जाते हैं फिर दोबारा करेंगे, नहीं बेटा, जब आप करते हैं लर्न करते हैं वो थोड़ा टाइम टेकिंग होता है, लेकिन जब आप रिकॉल करते हैं वो आपका टाइम टेकिंग नहीं होता। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें आपको यूँ याद हो जाती हैं और जब भी पूछा जाएगा आप यूँ आंसर कर देंगे, कभी नहीं होता। इतना सिलेबस है, इससे ज़्यादा सिलेबस है, ठीक है। कैसे आप याद रख पाएंगे हमेशा, जब भी आपको कुछ किसी एग्जाम में अपीयर होना है या कभी भी किसी भी तरीके का एग्जाम देना है तो आपको रिकॉल करनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन सारी। टीचर्स को भी, साइंटिस्ट को भी, हर एक इंसान को रिकॉल करना पड़ता है नॉलेज को, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, तो टाइम टेकिंग अभी जो आपको टाइम मिल रहा है ना वो इसीलिए मिल रहा है कि आप लर्न करते चलें ताकि रिकॉल का टाइम
कम हो सके। तो आई होप समझ में आई हो ये बात आपके, और आप कर रहे होंगे प्रिपरेशन हाथ के हाथ। सो यहाँ एंड करते हैं लेक्चर अपना, और पढ़ते रहिए आप लोग। गॉड ब्लेस यू ऑल।